हेलो, हाँ जल्दी बताओ क्या हुआ, मैं क्लास लेने जा रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। नहीं नहीं, मेरे तो सर ही ले लेंगे ना, तुम या तो उनसे बोल दो। हाँ, दुष्यंत सर ले लेंगे। हाँ हाँ, बोल दो जिनसे कॉल आया था है, उन्हीं को एक बार बोल दो। दुष्यंत सर से भी कह दो कि सर मेरा कलेक्ट करके प्लीज आप ही रख दीजिए, निहारिका को एक साथ हैंड ओवर कर दीजिएगा। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है वो आने वाले भी हों, इलाहाबाद हो सकता है आने वाले हों, तो वो लेते चले आएंगे या मुझे ही पोस्ट कर देंगे, मेरे से बात कर लेंगे। ठीक है, तुम एक बार इन्फॉर्म भी कर दो, मैसेज भी छोड़ दो व्हाट्सएप पे, और जिनका कॉल है उनको भी बता दो। हाँ, तो तुम्हारी और मैगजीन आई हुई है ना सब, तुम्हारी वो जर्नल जो और आए हैं, वो सब हम तुम्हें एक साथ करके पैकेट बना के भेज देंगे, एक साथ चला जाएगा सब। हाँ सर, हार्ड कॉपी निहारिका मैम को, हाँ निहारिका मैम तक पहुंचा दीजिए, वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, जब आप उनका सर्टिफिकेट उन्हें देंगे तो उसी के साथ मेरा भी दे दीजिए, और ये रिटर्न में भी मतलब मैसेज भी कर देना, तो हम भी उनसे क्लास कर ले, तो दुष्यंत जी से हम कह देंगे, या जिसका कॉल आया उसी का कॉल नंबर में मुझे भेज देना, तो मैं उनसे भी बात कर लूंगी। ठीक, चलो ओके।
हाँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो मेरे एड्रेस पे एक और खाता भेज रहे हैं, बोले मैडम आपके ही भरोसे है, चलो ठीक है, सही है। ठीक है, फिर जब आप मेरे पास हम तो कुछ नहीं, नहीं, हम आपके एड्रेस पे हाँ हाँ तो भेज दो तुम अपना एड्रेस भी, तो ठीक है, तुम्हें डायरेक्ट भी मिल जाएगा, तुम मेरे भरोसे बाकी का जाओ। चलो ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, बाय बाय। आज तो तुम लोग की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, जैसे क्लास में रहते हो वैसे दिखाई पड़ रही हो आज। ये किसका है? 5, ये F5AC3Q, ये बेटा किसका है? क्या नाम है तुम्हारा? सूर्य प्रकाश है, लिख के भेजो। सूर्य प्रकाश प्रजापति। सूर्य प्रकाश, यस अपना नाम लिख के भेज दो बेटा, क्योंकि अटेंडेंस तुम लोग की नाम से होती है ना, तो हमको क्या पता चलेगा ये कौन है। ठीक है, ठीक है। माइक म्यूट कर लो अपने आप को सब लोग। हाँ सूरज, क्या हुआ? हाँ बेटा बताओ। है, अभी अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, हमारी 1 बजे तक क्लास चले, तो तुम परेशान ना हो बेटा, अभी तो 1 बजे तक हम क्लास लेंगे। अगर 1 बजे के बाद तुम रुकते हो यहाँ पे तो हमको कॉल कर। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो ठीक है, तुम 1 बजे तक आओ, ठीक है, आज जितना तुम कर पाओगे कर देना। चलो खाना, तुम तब तक खाना वाना खा लो, हमने कहा तुम तब तक खाना वगैरह खा लो बेटा। नहीं हो पाएगा, हम डिक्टेट करेंगे बेटा, हम डिक्टेट करेंगे, तुम तभी करना, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो पाएगा उतना सही। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। चलो 11:08 हो चुका है, अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जो बच्चे बीच में आते जाएंगे हम लोग उसको
एडमिट करते चलेंगे। सब अपने आप को अनम्यूट कर लेना। सूर्य प्रकाश आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा। सौरभ यादव, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे जो उस दिन हम लोग देख रहे थे गुणक के लिए। गुणक कितने बच्चों को समझ में आया है? गुणक कितने बच्चों को समझ में आया था? बेटा आप रिस्पॉन्स करो मुझे तुम लोग। हाँ, गुणक कितने बच्चों को समझ में आया था? मुझको नहीं आया। अभी भी कोई ऐसा मैम है हमें जिसे आ गया था। हम थोड़ा सा पीछे हल्का सा चलेंगे। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। मैम रिपीट कर दीजिए हुआ। हाँ हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार रिवाइज करना भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बेटा। हम लोगों ने ये देखा था कि गुणक क्या है। अगर हम स्वायत्त निवेश में वृद्धि कर दें तो कई गुना जो है वो आय प्राप्त होती है। के एक गुणांक है जो निवेशों में वृद्धि के कारण आयों में वृद्धि लाता है, ठीक है। इसका मान जो है वो आपके उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर सीधा निर्भर करता है। जैसे जैसे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गुणक के मान बढ़ते जाएंगे। अर्थात अर्थव्यवस्था में आप वस्तुओं की मांग बढ़ाएंगे तो गुणक का मान बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि आप अर्थव्यवस्था में बचतों को प्रेरित करेंगे, यहाँ हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, अगर संपूर्ण लोग ही मिलकर के बचत करने लग जाएंगे तो गुणक का मान कम हो जाएगा और आय की वृद्धि कम हो जाएगी, ठीक है। ये गुणक किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी कार्यप्रणाली हम लोगों ने देखी थी कि अगर एक व्यक्ति व्यय करे तो वह सामने वाली व्यक्ति के लिए आय बन जाती है, और हर व्यक्ति अगर अपनी आय का आधा हिस्सा उपभोग में लगाए और आधा हिस्सा बचत करके रख दे, अर्थात उसके उपभोग करने की प्रवृत्ति 1/2 हो जाए, तो के का मान जो है वो 2 हो जाता है। इस समीकरण में रखने से यहाँ पर हम 0.5 रखेंगे तो के का मान 2 प्राप्त होगा, जिसके कारण अगर हमने मान लो प्रारंभिक निवेश जो है 1000 रुपए से प्रारंभ किया है, ठीक है, अगर हमने प्रारंभिक निवेश 1000 रुपए से भी प्रारंभ किया तो हमको कम से कम 2 गुना आय प्राप्त होगी, अर्थात आय की वृद्धि जो प्राप्त होगी वो 2000 होगी। क्योंकि के का मान क्या है? 2 है। क्यों के का मान 2 है? क्योंकि हमारे उपभोग करने की प्रवृत्ति जो है वो 0.5 है या आधी है, ठीक। ये इस समीकरण को हल करके हम लोगों ने ये मान प्राप्त किया है, और ये 0.5 जो है ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था में उपभोग करने की प्रवृत्ति अगर इतनी हो और हम इतना निवेश करें तो आय हमें उससे दुगनी प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है इतनी बातें? ये सब हम लोगों ने पुराने चर्चा करी थी कि उसके बारे में डिस्कस है। अब हम बात करेंगे कि इसको चित्रीय माध्यम से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चित्र के माध्यम से इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम जब अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति में रहते हैं, और वो संतुलन जो होता है वो हमारा संतुलन पूर्ण रोजगार के पीछे होता है, पूर्ण रोजगार से कम स्तर पे होता है। तो जैसे जैसे हम रोजगार को बढ़ाते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम अर्थव्यवस्था में व्ययों को बढ़ाते हैं। जब हमारे व्यय बढ़ जाते हैं तो वो बढ़ते हुए व्यय जो निवेशों के कारण व्यय बढ़ते हैं, उसके के गुणा के कारण कई गुना आय पैदा होती है, जो हमें अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट देती है या अर्थव्यवस्था में रोजगार देती है, जिससे हम पूर्ण रोजगार की तरफ अग्रसरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। हम x अक्ष पर आय का स्तर लेंगे और y अक्ष पर हम व्यय का स्तर लेंगे, ठीक है। चित्र थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जरूर बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर हम कुल व्ययों को मेजर कर रहे हैं और यहाँ पर हम कुल, बेटा अपनी आवाज बंद रखो सब लोग,
यहाँ पर हम कुल आय को मेजर कर रहे हैं, समग्र आय और समग्र व्यय को मापा जा रहा है। एक्स अक्ष पर समग्र आय और वाई अक्ष पर समग्र व्यय मापे जा रहे हैं। ठीक है, ये एग्रीगेट आपका एक्सपेंडिचर है और ये एग्रीगेट आपकी आय है। यहाँ पर हम एक 45 डिग्री से लाइन खींचेंगे, ये बिल्कुल सीधी लाइन खींचेगी जो यहाँ पे बन नहीं पाएगी भी मेरे से। अभी हम चित्र आपको दिखा देंगे। ये 45 डिग्री से बिल्कुल सीधी रेखा हमें बनानी है। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल लेके बनाई जाएगी जो बिल्कुल बीचों बीच बनेगी। ठीक, ये वो रेखा है जिस पर आय और व्यय, समग्र आय और समग्र व्यय जो है वो आपस में बराबर है, पूरी तरह से बराबर। इसका कोई बिंदु भी हम चुनेंगे उस पर आय और व्यय का स्तर क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये बीचों बीच 45 डिग्री से रेखा बनाई गई है। इस चित्र में तो इतनी क्लियर नहीं है, अभी हम आपको डायग्राम ओरिजिनल दिखाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड पे पेन जो है वो उतना क्लियरली नहीं चल पाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हिलकर बन रहा है। अब मान लेते हैं अर्थव्यवस्था में जो वास्तविक व्यय हो रहे हैं वो आपके इससे प्रदर्शित है, इस रेखा से, जो उपभोग व्यय को दिखा रहा है और निवेश व्यय को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, हाँ पीहू क्या बात है, तुम्हें क्या पूछना है? आपने रेज हैंड किया, कुछ पूछना है आपको बेटा? ये जो हमने C+I रेखा आपको प्रदर्शित करी है, ये C+I रेखा आपके अर्थव्यवस्था के वास्तविक व्ययों को दिखा रही है। ये आपके संतुलित आय और व्यय की रेखा को इस E बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक लंब डाल दें एक्स अक्ष पर तो हमें ये पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था में OY आय के स्तर पे EY1 वास्तव में व्यय हो रहे हैं। अब अगर हम व्ययों को वृद्धि कर दें, कौन से व्यय वृद्धि करेंगे? निवेश व्ययों को वृद्धि करेंगे। अगर हम निवेश व्यय में वृद्धि करके मान लेते हैं, ये रेखा हमने बनाई, ये C+I प्लस डेल्टा I की रेखा है, ये भी आपके समानांतर बनेगी C+I के। ये आपको प्रदर्शित कर रही है कि आपने निवेशों में वृद्धि कर दी है। अब आप देखिए कि जब आपने निवेश में वृद्धि करी तो इस E बिंदु से आप E1 बिंदु के संतुलन स्तर पर आ गए हैं, जो Y बराबर E वाली रेखा को इस E1 बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर। यहां से अगर हम लंब डालें तो हम देखते हैं कि हमारा आय का स्तर जो OY1 था वो बढ़ करके OY2 हो गया है। अर्थात हमने निवेशों में यहाँ जितनी वृद्धि करी उतना ही हमारी आय में क्या हो गई, कई गुना वृद्धि पाई गई है। तो ये जो आपकी स्थिति है, जो हमने निवेशों में वृद्धि करी उससे कई गुना जो आय में वृद्धि हुई, ये किसके कारण हो रही है? ये गुणक प्रक्रिया के कारण हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे निवेश बढ़ाए जाएंगे गुणक के कारण आपकी आय में वृद्धि होती चली जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आवाज बेटा ठीक से बताओ, उटपटांग आवाजें ना करो। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बेटा रिस्पॉन्स करो, मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोग को? क्या आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों? ये में खतरा रहा है। आ रही है। हाँ, तो कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई अभी बात? यस मैम, आ गई। अब इसी को हम चित्र के माध्यम से देखेंगे तो ज्यादा हमको और क्लियर होगा, क्योंकि बनाने में स्क्रीन उतनी अच्छी वर्क नहीं कर पाती है। ठीक है, नहीं आ रही। तो क्या हुआ?
आप इस चित्र को देखिए, जो लाइनें जी मैम सीधी आवाज हमसे, नहीं आ रही है सही। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? मैम आवाज चली गई। जी मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। हैं? यस मैम मैम। आवाज आ रही। हाँ, तो अब जो मैम हमने आ रही है। आपको डायग्राम बना के दिखाया था, अब उस डायग्राम को यहाँ पर देखिए, क्योंकि वहां बनाने में पेन जो है हिल जाता है। ये देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पे हमने आय का स्तर लिया है। ये हमारा वाई अक्ष है, जिस पर हमने उपभोग तथा विनियोग दोनों प्रकार के व्ययों को लिया वीडियो हुआ चली है। गई। क्या हुआ? आ गई मैम, आ गई। है ना? ये हमारा व्यय का स्तर है, वाई पर हमने उपभोग तथा विनियोग को दिखाया है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा वाई अक्ष, जिस पर हम व्ययों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारा एक्स अक्ष, जिस पर हम आय को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारी 45 डिग्री की लाइन है, जो संतुलन की रेखा को दिखा रही है। लेकिन अर्थव्यवस्था में इतने आपके व्यय नहीं हो रहे हैं, ये संतुलन की रेखा है। वास्तव में आपके व्यय कितने हो रहे हैं? जो ये C+I रेखा से प्रदर्शित है, अर्थव्यवस्था में इस रेखा के द्वारा वास्तव में व्यय हो रहे हैं। अब जो ये व्यय हो रहे हैं, ये संतुलित रेखा को E' पर काट रही है, इस E' पर काट रही है। तो यहां से वास्तव में व्यय कितने हो रहे हैं? E', Y' आपके व्यय अर्थव्यवस्था में पाए जा रहे हैं, जो OY' आय के स्तर पर हो रहे हैं। आय का स्तर OY' है, तो E', Y' व्यय किए जाएंगे जब आपके व्यय की रेखा C+I होगी। अब अगर हम निवेशों में वृद्धि कर दें, डेल्टा आई के बराबर निवेशों में वृद्धि कर दी जाए, तो आप देखोगे कि इस वृद्धि का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। आपको एक नया संतुलन प्राप्त हो रहा है E'' पर, क्योंकि इस निवेशों के कारण जब आप निवेश करते हो तो कई गुना आय आपकी पैदा होती है। कितने गुना आय पैदा होगी, ये निर्भर करेगा आपके उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर। यहाँ मान लिया गया है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? आधी है, तो आपके आय में वृद्धि कितनी होगी? दुगनी होगी। जब आप डायग्राम को नाप के बनाओगे तो आप देखोगे कि अगर आपने इसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी रखी है, तो वाई में होने वाली वृद्धि 2 सेंटीमीटर के बराबर होगी। या आपने जितना डिस्टेंस ये लिया है, उससे डबल डिस्टेंस ये आपको पाया जाएगा। निवेशों में जो स्वायत्त निवेश है, निवेशों में व्यय करने पर अगर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.5 है, तो दुगनी आय अर्थव्यवस्था में पैदा होगी। ये कितनों को बात समझ में आई? ये हमने आप लोगों को मैटर भेजा भी हुआ है बेटा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? बेटा रिस्पॉन्स करो, नहीं हम तो पढ़ाते जाएंगे, फिर तुम लोग बाद में कहो कि मैम ने क्या पढ़ाया, हमें पता ही नहीं है, हमें तो समझ ही नहीं आया, है ना? तो आपको क्या समझ में आया, ये हमें पता होना चाहिए ना बच्चों। बात समझ में आ रही है? शुभी, पहले तो बोलना हो तो नहीं मैम, है। मैम नहीं आ रही। मैम समझा दीजिए एक बार और। फिर से एक बार समझा दें। यस Yes, मैम, ma'am. एक बार और बता दीजिए। चलो मैम एक बार हम- समझा दीजिए। हम लोग एक बार और इसको देखते हैं, फिर से डायग्राम बनाकर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यस मैम। ये तो और खराब हो गया, एक सेकंड। ये हमारा वाई अक्ष और ये हमारा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे हम क्या लेंगे? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, एक्स अक्ष पे हमको क्या लेना है? समग्र आय मैम, आय, आय ठीक है? और वाई अक्ष पे हम क्या लेंगे? समग्र व्यय एक्सपेंडिचर। लेंगे। समग्र व्यय किस रूप में हो रहे हैं? समग्र व्यय किस रूप में हो रहे हैं? उपभोग के रूप में हो रहे हैं और निवेश के रूप में हो रहे हैं। किस किस प्रकार से व्यय हो रहे हैं हमारे? उपभोग या निवेश के रूप में व्यय हो रहे हैं। क्यों उपभोग और निवेश पे व्यय हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अर्थव्यवस्था में मात्र 2 क्षेत्र हैं,
एक उपभोक्ता क्षेत्र और दूसरा हमारा निवेशक क्षेत्र। क्लियर है यहाँ तक बात? जी मैम। ठीक, अब हम देखेंगे कि अगर इस आय और व्यय का संतुलन स्तर कौन सा होना चाहिए, तो हम यहाँ पर 45 डिग्री से एक लाइन बनाएंगे जो बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है, ये ऐसे डांस करती हुई नहीं बनेगी, ये बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। ये 45 डिग्री पर खींची गई है। 45 डिग्री पर खींचने का मतलब ये है कि आय के निश्चित स्तर पे व्यय का एक निश्चित स्तर पाया जाएगा जो आपस में बराबर होगा। इस पर आपके आय और व्यय दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था में आय और व्यय आपस में जब बराबर होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपके व्यय की रेखा इसी प्रकार से पाई जाए। अर्थव्यवस्था में व्यय की रेखा इस प्रकार से हो सकती है, ये आपके संपूर्ण उपभोग और संपूर्ण निवेशों के आधार पर खींची गई रेखा है जो ये बताती है कि अगर अर्थव्यवस्था में E1 व्यय किए जाए, E1 से Y1 तक व्यय किए जाए तो OY1 आय का स्तर पाया जाएगा, या OY1 के स्तर पे E1 Y1 आपके निवेश पाए जा रहे हैं या आपके व्यय पाए जा रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस मैम। अब अगर हम व्ययों में वृद्धि कर दें, ठीक है, अगर हम व्ययों में वृद्धि कर दें इस तरह से, तो ये व्यय जो हमने बढ़ाए ये केवल निवेश में हमने बढ़ाए। किसमें बढ़ाए हैं? केवल निवेशों में व्यय बढ़ाए हैं। अगर निवेशों में व्यय बढ़ाएंगे तो हमें कई गुना आय प्राप्त हो जाएगी। क्यों कई गुना आय प्राप्त हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर गुणक प्रक्रिया कार्य करेगी और गुणक प्रक्रिया के कारण आपकी निवेशों में होने वाली वृद्धि आय में वृद्धि को ले आएगी। अब ये क्लियर है? ठीक है, तो गुणक क्या है? गुणक आपके निवेशों में होने वाली वृद्धि को कई गुना आय में वृद्धि लाते हैं। गुणक एक गुणांक है जिसका मान उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है और सीधा संबंध उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के साथ इसका पाया जाता है। अब हम इसको देखें, कि उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है, ठीक है, एमपी, और बचत की जो सीमांत प्रवृत्ति है एमपीएस, इन दोनों का मान का योग क्या होता है? इकाई के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? दोनों के मान का योग इकाई के बराबर होता है। अगर मान लो एमपीसी को हम 0 मान ले, ठीक है, एमपीसी को हम 0 मान ले तो के का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि एमपीसी यानी उपभोग करने की प्रवृत्ति अगर 0 हो जाए अर्थव्यवस्था में तो आपके गुणक का मान कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0। गुणक का सूत्र क्या है? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये गुणक का सूत्र है हमारा, है ना? अगर इसमें एमपीसी को 0 रख दिया जाए तो K का मान क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा। ठीक, अगर हम एमपीसी को इनफाइनाइट मान ले, सॉरी एमपीसी को 1 मान ले तो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर एमपीसी का मान 0 है तो K का मान 1 होगा। एमपीसी का मान 1 है जो मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा एमपीसी का मान नहीं हो सकता। एमपीसी का मान 1 हो जाए तो K का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब K का मान जो है वो K का मान किसके बीच में निर्भर कर रहा है?
के का मान आपका इनफाइनाइट से 1 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसका मान पाया जाता है। ना 1 से कम होगा, ना इनफाइनाइट से ज्यादा। इनफाइनाइट से ज्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता है। 1 और इनफाइनाइट के बीच में रहेगा या इसके बराबर रहेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर यस मैम। अगर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जिसका न्यूनतम मान 0 होता है, अगर 0 रखेंगे तो के का मान 1 हो जाएगा। एमपीसी जिसका अधिकतम मान इकाई होता है, अगर 1 रख देंगे तो के का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, अर्थात के का मान 1 से इनफाइनाइट के बीच में ही बना रहेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज के रिस्पेक्ट में या गुणक के रिस्पेक्ट में एक बात आती है कि गुणक का मान जिस प्रकार से हम निवेशों में वृद्धि करते हैं तो कई गुना आय हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, निवेश जैसे अग्र क्रिया में अग्रसरित होते हैं कि हम जैसे जैसे निवेशों को बढ़ाएंगे तो कई गुना आय हमारी बढ़ती चली जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम निवेशों में कमी कर देंगे तो आय में भी उतने ही गुना कमी होती जाएगी। ठीक है, अगर हम निवेशों में कमी करेंगे तो के अनुसार उतने गुना आय में कमी हो जाएगी, अर्थात अगर ये अग्र प्रक्रिया करता है तो ये पश्च प्रक्रिया भी करेगा। ये क्रिया को आगे बढ़ाता है तो ये क्रिया को पीछे भी लाएगा। अगर किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में निवेशों में कमी कर दी जाए तो गुणक के कारण आयों में कई गुना कमी हो जाएगी। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो अब यस मैम। बेटा इतना करो, कुछ भी ना करो। अब एक समराइज फॉर्म में हम गुणक को आज समझ ले तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग त्वरक की बात करेंगे। गुणक क्या है? गुणक, निवेश गुणक एक ऐसा गुणांक है जो निवेशों में हुई वृद्धि को आय की वृद्धि से संबद्ध करता है। यानी निवेशों में होने वाली वृद्धि से आय में जो वृद्धि पाई जाती है वो गुणक प्रक्रिया के कारण होती है। ये गुणक एक गुणांक होता है जो आय में वृद्धि लाता है। ये तब काम करता है जब अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर होती है या पता होती है, अर्थव्यवस्था बंद होती है, करारोपण तथा सरकारी व्यय राजकोषीय व्यय क्रिया नहीं कर रहे हैं। अगर ये करेंगे तो इसकी गुणक की प्रक्रिया और परिवर्तित हो जाएगी और वास्ट हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उस समय ये कार्य नहीं करता, उस समय भी ये कार्य करेगा, लेकिन उसका स्वरूप और अलग हो जाएगा। स्वायत्त विनियोग को हम लेकर चल रहे हैं, स्वायत्त विनियोग होगा तभी ये प्रक्रिया आपकी कार्य करेगी। जब हम अर्थव्यवस्था के संतुलन स्तर को देखते हैं तो आय और व्यय आपस में बराबर होते हैं, जिसे y बराबर c प्लस आई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम निवेशों में वृद्धि कर देंगे तो आय में कई गुना वृद्धि होगी और इस के का मान जो है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर या बचत की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उपभोग के साथ इसका सीधा संबंध है, लेकिन बचत के साथ इसका विपरीत संबंध पाया जाता है। ये हमने उपभोग की अगर सीमांत प्रवृत्ति को 0 रखा है, ठीक है, तो हमारा के का मान जो है इकाई पाया। चलो अब हम लोग आज यहीं तक इसको रखेंगे क्योंकि ये आपका बंद हो जाएगा। अभी जैसे कट गया था वैसे एक बार फिर कट जाएगा। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग बात करेंगे त्वरक की। ये नोट्स आपको भेजा हुआ है, इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से इस नोट्स को देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। यस मैम।
यस मैम। ठीक, तो अपने आप को बेटा तुम लोग यहाँ से साइन आउट कर लो, लीव कर लो।